All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इंडिया का चैप्टर 19 जो कि है क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड टाउन्स इन द पोस्ट मौर्य एज। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से क्राफ्ट्स डेवलप हुए, कैसे उनका ग्रोथ हुआ, किन वजहों से ग्रोथ हुआ। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया का फॉरेन ट्रेड रिलेशनशिप्स कैसा था, किन किन इस एम्पायर से था और क्या क्या चीज़ वो ट्रेड करते थे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मनी इकोनॉमी फ्लरिश किया और कितना फ्लरिश किया और किन किन चीज़ों का क्या कहते हैं इकोनॉमी मतलब मनी की तरह से यूज़ होता था। और इन्हीं सब वजहों से जो नए नए टाउन्स डेवलप हुए उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि अर्बन सेटलमेंट्स किस स्टाइल का था और किन किन जगहों पे एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो एंशिएंट इंडियन क्राफ्ट्स के ऊपर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट वाले एस्पेक्ट से भी इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो शाकाज के, कुशन्स के, सतवाहनाज के और जो फर्स्ट तमिल स्टेट के जो ये एज था, जो कि कह सकते हैं हम लोग 200 BC से लेकर के 300 AD के बीच का है ना, ये जो एज था ये सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग पीरियड था क्राफ्ट और कॉमर्स के लिए एंशिएंट इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट ये पीरियड है। एक बुक है दीघा निकाय जो कि प्री मौर्य टाइम्स की है। इसमें 24 ऑक्यूपेशंस मेंशन किए गए हैं। इस बुक में 24 मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2 डजन्स जो है ऑक्यूपेशंस का मेंशन हुआ है। एक और बुक है महावस्तु, इसी पीरियड की है। इसमें 36 वर्कर्स जो राजगीर में रह रहे हैं उनके बारे में बताया गया है और भी कई सारे ऑक्यूपेशंस को भी बताया गया है। एक बुक है मिलिंड पन्हो, आपको मैंने पढ़ाया है पीछे के जो मिलिंडा हैं जब वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस आंसर्स के बीच में है ना कि उनके क्वेश्चंस के ऊपर एक बुक लिखी गई है मिलिंड पन्हो, जिसे हम लोग द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंडा भी कहते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 75 ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया गया है, जिसमें से 60 जो है वो प्योर अलग अलग टाइप के क्राफ्ट्स हैं। तो जो क्राफ्ट्स हैं है ना कई सारे एंशिएंट टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं मोस्टली जो क्राफ्ट्स हैं वो गोल्ड, सिल्वर, लेड, टिन, कॉपर, ब्रास, आयरन और कई सारे प्रीशियस स्टोन्स है ना, इन सब के वर्किंग के ऊपर है। कई सारा टाइप का ब्रास, जिंक, एंटीमनी और रेड आर्सेनिक भी मेंशन किया गया है। तो बताता है कि एक तरह से कि बहुत ज़्यादा है ना डेवलप था क्राफ्ट उस टाइम में। तो कई सारे आयरन टूल्स भी देखने को मिलते हैं। वेपन्स के अलावा जो एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले टूल्स हैं वो भी हैं। आयरन के टूल्स जो हैं वो स्पेशली पूरे क्या कहते हैं पूरे जो साउथ इंडिया और जो हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है इन सब में बिखरा मतलब कई जगहों पे एक्सकेवेशन में मिला है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आयरन इम्प्लीमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा ना रिच रीजन था वो था तेलंगाना रीजन, आंध्रा का, आपको पता होगा हम लोगों ने सतवाहनाज में पढ़ा है। तो तेलंगाना रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट साइट था क्राफ्ट्स का। यहाँ बहुत सारे क्राफ्ट्स डेवलप हुए थे, जैसे बहुत सारा क्राफ्ट है, ब्लैक स्मिथ्स थे, कारपेंटर्स थे, गोल्ड स्मिथ्स थे, पॉटर्स थे, इसी टाइप से बहुत सारे क्राफ्टमैन्स जो है यहाँ पे रहा करते थे। तो जो इंडियन आयरन और स्टील था जिसमें कटलरी भी इंक्लूड है, ये एबिसिनियन पोर्ट्स में बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता था। और जो वेस्टर्न एशिया का पार्ट है ये एबिसिनियन जो रीजन है, इस रीजन में इनका बहुत ही ज़्यादा डिमांड था। इसके अलावा क्लॉथ मेकिंग, सिल्क वीविंग है ना, ये सारे भी क्राफ्ट्स यहाँ पे डेवलप हुए थे। और बहुत सारा क्लोथ्स और जो सिल्क का बना हुआ क्लोथ था वो भी एक्सपोर्ट हुआ करता था। इसके अलावा जो आर्म्स और लग्जरी के आर्टिकल्स थे वो भी बनाए जाते थे और एक्सपोर्ट किए जाते थे। मथुरा जो था वो बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ा सेंटर था इन सब चीज़ों के मैन्युफैक्चर के लिए। और मथुरा में एक और स्पेशल टाइप का क्लोथ बनता था जिसको शतक कहते हैं। तो बहुत ही रिच रीजन था मथुरा क्राफ्ट्स के हिसाब से। इसके अलावा डाइंग टेक्निक भी या डाइंग भी एक बहुत बढ़िया क्राफ्ट था उस टाइम पे। इनफैक्ट जो साउथ इंडियन टाउन्स थे वहाँ पे कई सारे डाइंग वैट हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे कि ईंट का बना हुआ एक है ना डाइंग वैट है जो कि उरैयूर में, जो कि एक सबर्बन है तिरुचिरापल्ली टाउन का तमिलनाडु में, वहाँ हम लोगों को एक ईंट का बना हुआ डाइंग वैट देखने को मिलता है। वैट कह सकते हैं, डाइंग वैट मतलब एक समझ लीजिए दीवार से बना हुआ घेरा जिसमें हम लोग कपड़े को डाई करते हैं।
और इसी टाइप का बहुत सारा जो डाइंग वेट्स है वो हम लोगों को अरिका मेडो में भी देखने को मिलता है। जो लग्जरी आर्टिकल्स थे है ना, वो जैसे कि आइवरी के बने हुए सामान, ग्लास के बने हुए सामान और जो बीड्स थे है ना, कार्नेलियन के या किसी और मटेरियल के, ये सब अपर क्लासेस के द्वारा यूज़ किया जाता था। और ये जो इंडियन आइवरीज थे उनका क्या कहते हैं, जो अफ़गानिस्तान और रोम में पाया गया है एक्सकवेशंस में, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एंड जो सतवाहनाज के साइट्स के एक्सकवेशन में मिले हैं आइवरी, उनके मतलब उन्हीं से क्या कहते हैं मिलते जुलते हैं। तो कह सकते हैं कि हम लोग हमारे इंडिया से ही एक्सपोर्ट हुआ, क्योंकि आइवरी का बहुत बड़ा वहाँ पे कोई क्राफ्ट नहीं था रोमन एम्पायर में, यहीं से ट्रेड किया जाता था। जो ग्लास वर्किंग है, इनफैक्ट जो रोमन ग्लास ऑब्जेक्ट्स मिले हैं हम लोगों को तक्षशिला में और अफ़गानिस्तान में, ये दिखाता है कि यहाँ क्राफ्ट ग्लास मेकिंग का भी क्राफ्ट था। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जब क्रिश्चियन एरा का बिगनिंग हुआ तभी जा कर के जो ग्लास ब्लोइंग टेक्निक था वो रोम से इंडिया में आया और कह सकते हैं कि ये क्राफ्ट अपने पीक को अचीव किया। इसके अलावा जो लग्जरी आइटम था बीड्स, जो कि कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे कि कार्नेलियन से बनता था, और जो बैंगल्स थे वो हम लोगों को पोस्ट मौर्य के जो लेयर्स हैं एक्सकेवेशन में वहाँ देखने को मिलता है, वो भी काफ़ी अमाउंट में मिलता है। तो दिखाता है कि इस टाइम पे, अब देखिए किसी भी एक्सकेवेशन में अगर किसी एक टाइप के आर्टिकल का ज़्यादा अमाउंट है, इसका मतलब उस लेयर में, उस पीरियड में उस चीज़ का क्राफ्ट बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ होगा। तो इस लेयर में जो पोस्ट मौर्य के लेयर्स हैं, इनफैक्ट ये जो कुषाण के लेयर हैं, ये जो सतवाहनाज के लेयर हैं, इनमें बीड्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कॉइन मिंटिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था उस टाइम पे, और कई सारी चीज़ों का कॉइन्स बनता था, जैसे कि गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, ब्रॉन्ज का, लेड का और प्रोटीन का। हम लोग ये अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से देखें तो जो गोल्ड और सिल्वर हुआ करता था वो हैवियर या बिग ट्रांजैक्शंस में यूज़ हुआ होता होगा, और जो कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड और प्रोटीन है ये डे टू डे ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जाता होगा। बहुत सारे कॉइन मोल्ड्स जिनमें कॉइन का शेप दिया जाता है ना, वो भी देखने को मिला है हम लोगों को नॉर्थ इंडिया में और फिर डेक्कन के रीजन में भी। तो दोनों तरफ ये कॉइन मिंटिंग जो क्राफ्ट था वो डेवलप हो रहा था और अच्छे लेवल तक पहुंचा भी। जो ब्यूटीफुल पीसेस हैं टेराकोटा का जो बना हुआ फिगर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पाए गए हैं, और इनफैक्ट जो कुशन के साइट्स हैं और जो सतवाहनाज के साइट्स हैं, सारे के सारे साइट्स में जो हैं हम लोगों को टेराकोटा के बहुत सारे खूबसूरत स्टैचूज़ और फिगर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो येल्लेश्वरम है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा टेराकोटा के फिगराइंस और उनके मोल्ड्स देखने को मिले हैं। तो ये रीजन में बहुत ज़्यादा टेराकोटा का क्राफ्ट डेवलप होगा, इसी वजह से इतना सारे क्या कहते हैं टेराकोटा के आर्टिकल्स देखने को मिले हैं। टेराकोटा जो था वो मोस्टली अपर क्लासेस के लिए था, जो अपर क्लासेस थे टाउन्स में रहने वाले है ना, वो इनको यूज़ करते थे। तो अगर टेराकोटा के फिगर्स में डिक्लाइन आया तो दैट मीन्स कि टाउन का डिक्लाइन हो रहा होगा। ये एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिकेटिव आर्टिकल है। अगर किसी एक टाउन में टेराकोटा का क्या कहते हैं हम लोगों को अमाउंट गिरता हुआ दिखता है, इसका मतलब वो टाउन भी डिक्लाइन होता जा रहा होगा। ये ऑब्वियसली एंशिएंट की बात कर रहे हैं। बाद में हम लोग देखते हैं कि जो पोस्ट गुप्ता टाइम्स हैं उसमें ये जो टेराकोटा है वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो कह सकते हैं कि गुप्ता तक जो हम लोग को एक्सकेवेशन के साइट्स में जो भी हम लोगों को मटेरियल देखने को मिलता है, अगर उसमें टेराकोटा किसी टाउन में डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है लेयर बाय लेयर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टाउन डिक्लाइन हो रहा है। कई सारे आर्टिसंस थे, मर्चेंट्स थे, जो कि गिल्ड्स बना करके रह रहे थे, जिनको श्रेणी कहते हैं। आर्टिसंस का जो गिल्ड है उसे श्रेणी कहते हैं। ऑलमोस्ट 24 गिल्ड्स जो हैं आर्टिसंस के वो उस टाइम में प्रेजेंट थे। कई सारे एंशिएंट टेक्स्ट से हम लोगों को पता चला है। अब ये जो कह सकते हैं कि जो श्रेणी थे, जो गिल्ड्स थे, उनका देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये था कि एक तो वो ऑर्गेनाइज रखते थे कई सारे आर्टिसंस को और क्राफ्टमैन सबको। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि किसी डिवोटीज़ को है ना कुछ डोनेट करना है, तो वो क्या करते थे कि वो मनी को डिपॉजिट कर देते थे अलग अलग गिल्ड्स में, ताकि वो गिल्ड्स अपना सर्विसेज प्रोवाइड करें बुद्धिस्ट मॉन्क्स को और ब्राह्मण्स को। जैसे कि कई सारे एग्जांपल में आप देखिएगा, कोई चीफ है जो कि मथुरा के रीजन में का एक चीफ था जिसने फ्लावर
मतलब आटा बनाने वाले जो गिल्ड थे उनको पैसा दिया और कहा कि डेली इसमें फ़ायदा होने मतलब उसने पैसा दिया था गिल्ड को कि आप फ्लावर मिल चलाएं और इसका जो प्रॉफिट आएगा उससे डेली 100 ब्राह्मण को खाना खिलाएं। तो इस तरीके से जो डिवोटीज़ थे वो गिल्ड्स को कह सकते हैं। देखिए गिल्ड्स कैसे फंक्शन करता था ये हमें आज तक नहीं पता चला, क्योंकि ऐसा कोई टेक्स्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिला जिसमें गिल्ड के एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शनिंग के बारे में लिखा गया हो। बस हमें ये देखने को मिला है कि किसने किसी गिल्ड को कुछ दिया, उसके बदले में उस गिल्ड ने मॉन्क्स को सर्विसेज दिए, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे और जो ब्राह्मण थे उसको सर्विसेज दिए। तो इस तरीके से जो डिवोटीज़ थे वो गिल्ड्स का फ़ायदा उठाया करते थे। ज़्यादातर जो आर्टिसंस थे वो मथुरा के रीजन में कन्फाइंड थे, क्योंकि मथुरा जो था इनफैक्ट ये मथुरा और वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा आर्टिसंस यहाँ पे रहते थे, क्योंकि ये जो रीजन था ना ये ट्रेड रूट्स में पड़ता था जो कि वेस्टर्न कोस्ट तक जाता था। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर एंशियंट रोम से या रोमन एम्पायर से ट्रेड करना है तो वेस्टर्न कोस्ट जो था हमारा अरेबियन सी वाला पोर्ट सब उन सबको यूज़ करके ट्रेड होता था। तो ये इसी रूट पे जो है मथुरा का रीजन और वेस्टर्न डेक्कन का रीजन पड़ता था, और ऑब्वियसली जो आर्टिसंस होंगे जो मर्चेंट्स होंगे वो ऑब्वियसली इसी रूट के किसी न किसी टाउन में रह रहे होंगे। तो मथुरा एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि उस टाइम में आर्ट एंड क्राफ्ट का सेंटर था। तो ज़्यादातर जो आर्टिसंस थे वो मथुरा और ये जो वेस्टर्न डेक्कन का कुछ टाउन्स हैं वहाँ पे रहा करते थे। शुरू में जो रोमन एम्पायर से इनफैक्ट जो भी रोमन एम्पायर की मैं बात कर रहा हूँ वो ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहा हूँ, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जब भी मैं कहूँगा रोमन एम्पायर तो आप समझ लीजिएगा ईस्टर्न पार्ट जो इजिप्ट वाला पार्ट है ना, वो वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1st सेंचुरी BC से पहले तक जो है वो जो ट्रेड चलता था वो लैंड रूट से चलता था, लेकिन जैसे ही शाकाज, पार्थियंस और कुशंस का मूवमेंट होने लगा, हम लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में कि जो शाकाज और पार्थियंस और जो कुशंस थे ये धीरे धीरे है ना मूव करते चले गए हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। तो इनके मूवमेंट की वजह से ये जो लैंड रूट था वो डिसरप्ट हो गया, और इस चक्कर में और उसी टाइम में क्या हुआ कि जो क्रिश्चियन एरा का जो बिगिनिंग सेंचुरीज़ हैं उसी में क्या है कि मानसून के बारे में भी डिस्कवर हो गया। अब जैसे ही मानसून डिस्कवर हुआ तो सेलर्स जो हैं उनको एक फ़ायदा हुआ कि कम टाइम में वो डायरेक्टली ईस्टर्न कोस्ट से अरेबियन सी ईस्टर्न कोस्ट जो कह सकते हैं जो रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न जो कोस्ट सब है वहाँ से है ना हमारे वेस्टर्न कोस्ट तक आराम से कम टाइम में सेल कर सकते थे। तो ट्रेड का बढ़ावा हो जाएगा ऑब्वियसली जैसे ही मानसून का डिस्कवर होता है। इस रूट में जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे वो थे ब्रोच और सोपारा, जो कि वेस्टर्न कोस्ट थे इंडिया के पोर्ट्स थे वेस्टर्न कोस्ट पे, और अरिकामेडू और तमरालिप्ती ये जो है हमारे क्या कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स हैं। ब्रोच जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सतवाहनाज के ही सामान नहीं आते थे बल्कि शाकाज और कुशांस के तरफ से भी जो कमोडिटीज़ थे, जो गुड्स थे, जो कि ट्रेड होना था ईस्टर्न रोमन एम्पायर में, तो उनके भी सामान आते थे। तो ऑब्वियसली अगर कोई एक सेंटर है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम का सामान, कोई पोर्ट हो है ना जहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक रीजन का सामान नहीं ट्रेड हो रहा है, बहुत सारे रीजन का हो रहा हो, तो वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट होगा। आज के भी रीजन में अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंटरनेशनल पोर्ट्स होता है तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है, ना कि जो कह सकते हैं हम नेशनल पोर्ट्स हो उससे ज़्यादा वैल्यू रखता है। जो शाकाज थे और जो कुशांस थे वो दो रूट अपने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से ना वेस्टर्न सी कोस्ट तक फॉलो करते थे। तो ये जो दोनों रूट थे ये तक्षशिला पे जाके कन्वर्ज हो जाते थे और फिर कनेक्ट हो जाते थे सिल्क रूट से, जो कि सेंट्रल एशिया से पास होता था। जो पहला रूट था वो डायरेक्टली नॉर्थ से साउथ तक आता था और बीच में तक्षशिला को लिंक करता था, और तक्षशिला को लोअर इंडस बेसिन के साथ लिंक करता था, और फिर वहाँ से वो ब्रोच को कनेक्ट करता था। और जो सेकेंड रूट है और ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ होता है ये रूट, जिसको उत्तर पथ भी कहते हैं, ये जो है तक्षशिला से पास करता था और फिर मॉडर्न पंजाब तक आता था, यमुना के ईस्टर्न बैंक तक, और फिर वहाँ से यमुना को फॉलो करते हुए जाता था मथुरा तक, और मथुरा से फिर जाता था उज्जैन से जाता था फिर ब्रोच। तो
ये दो रूट है, और ये दूसरा वाला जो उत्तर पथ जिसे कहते हैं, इसका आप लोग कोर्स याद रखिएगा कहाँ से है। तो ये तक्षशिला से मॉडर्न पंजाब, वो भी यमुना नदी के किनारे ईस्टर्न बैंक तक, और फिर यमुना नदी को फॉलो करते हुए मथुरा तक, मथुरा से उज्जैन, और उज्जैन से फिर ब्रॉश जो कि एक पोर्ट था वेस्टर्न कोस्ट का हमारे, वहाँ तक जाता था। उज्जैन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे एक और रूट आके मीट करता है जो कि कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद के पास का रीजन है ना, वहाँ से एक रूट आकर के उज्जैन से मिलता था। तो तक्षशिला भी एक इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ पे दो रूट, जो उत्तर पथ है और जो पहला रूट था जो डायरेक्टली नॉर्थ को साउथ से जुड़ता था, वो दो आके जुड़ते थे, और फिर वो जुड़ जाता था सिल्क रूट से। और जो उज्जैन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उज्जैन में एक तो उत्तर पथ जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है, और साथ में एक इलाहाबाद की तरफ से आने वाला, कौशाम्बी की तरफ से आने वाला रूट भी कनेक्ट हो रहा है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे। अब हम लोग पढ़ेंगे जो सेकेंड टॉपिक है हमारा, फॉरेन ट्रेड, है ना, कैसे एंशिएंट इंडिया जो रीजन्स थे, एम्पायर्स थे, वो जो फॉरेन नेशनल उस टाइम पे एम्पायर्स थे, उनसे ट्रेड इस्टेब्लिश किए हुए थे और किन किन चीज़ों का ट्रेड करते थे। तो मोस्टली जो हमारा एंशिएंट इंडिया का जो ट्रेड था वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर से था। तो रोमन जो एम्पायर था वहाँ से जो सबसे पहला ट्रेड इस्टेब्लिश हुआ था वो हमारे साउदर्न मोस्ट पोर्शन, जो कह सकते हैं इंडियन पेनिनसुला का जो साउदर्न मोस्ट किंगडम्स था, वहाँ से उन लोगों का ट्रेड हुआ करता था। रोमन्स जो थे वो सबसे ज़्यादा स्पाइसेस क्या कह सकते हैं कि इंपोर्ट करते थे, स्पेशली जो पेपर है जिसको संस्कृत में यवन प्रिया कहते हैं। ये पेपर जो है बहुत बड़े कह सकते हैं कि अमाउंट में रोमन्स इसको खरीदते थे और उसके बदले में गोल्ड कॉइन्स देते थे। इसके अलावा ये पेपर जो है ये साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा उगता था और साउथ इंडिया इसी के लिए फेमस था उस टाइम पे। इसके अलावा मसलिन, पर्ल्स, ज्वेल्स और कुछ प्रेशियस स्टोन्स सेंट्रल और साउथ इंडिया दोनों से ये इंपोर्ट करता था। आयरन के बने हुए जो सामान थे, स्पेशली जो कटलरी है, देखिए दो वर्ड आता है, एक क्रॉकरी और एक कटलरी। क्रॉकरी जनरली बर्तन को कहते हैं ना, कटोरा, प्लेट, ये सब। और जो कटलरी है वो कहते हैं जैसे मान लीजिए चम्मच हो गया, फॉर्क्स हो गए, इसके अलावा जो नाइफ्स हो गए जो सर्विंग के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो जो आयरन के बने हुए कटलरी थे वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम था। रोमन एम्पायर इसको कह सकते हैं कि इंपोर्ट करता था इंडिया से। इसके अलावा बहुत सारे, और एक बात और, लग्जरी के आइटम में कुछ एनिमल्स भी थे, है ना, जो वहाँ पे इंपोर्ट किए, मतलब वो इंपोर्ट करते थे, जैसे हाथी वगैरह सब। प्लांट्स और जो प्लांट प्रोडक्ट्स था उसका कई सारा रीज़न था इंपोर्ट करने का। एक तो रिलीजियस कह सकते हैं कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत सारे प्लांट्स यूज़ होते थे। इसके अलावा जो फ्यूनरल एक्टिविटीज़ जिसको फ्यूनररी कहते हैं उसमें यूज़ होता था। खाने पकाना जैसे कि क्यूलिनरी जिसे कहते हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ में इसका यूज़ होता था। और ऑब्वियसली जो प्लांट्स थे, प्लांट के प्रोडक्ट्स थे, वो मेडिसिनल यूज़ में भी आते थे। तो रोमन एम्पायर इन सब को इम्पोर्ट करता था इंडिया से। अब सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया से इंपोर्ट करने वाली चीज़ें ही इंडिया से जाती थी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना से इंडिया आती थी, और जो सेंट्रल एशिया है ना वहाँ से इंडिया आती थी, और फिर हमारे कह सकते हैं कि पोर्ट से रोमन एम्पायर के इस ईस्टर्न कह सकते हैं कि पोर्ट तक ट्रेड किया जाता था। ये हुआ क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि जो सिल्क था वो डायरेक्टली जो है चाइना से रोमन एम्पायर तक जो सिल्क रूट है, जो कि अफ़गानिस्तान और ईरान के को पास करते हुए डायरेक्ट लिंक करता था। ये हुआ क्या कि जब पार्थियंस का मूवमेंट हुआ तो पार्थियंस की वजह से ये डिसरप्ट हो गया। ये रूट के डिसरप्ट होने की वजह से अब सिल्क जो है डायरेक्ट सिल्क रूट से ना भेजा जाने लगा, बल्कि हमारे इंडियन पोर्ट्स तक आता था, और फिर यहाँ से फिर वो डाइवर्ट होता था, कह सकते हैं कि वो जाता था रोमन एम्पायर तक। तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ट्रेड हमारे एंशिएंट इंडिया का रोमन एम्पायर से चलता था। अब जब यहाँ कह सकते हैं कि वहाँ के कुछ लोग आएंगे यहाँ से सामान खरीदें, तो ऑब्वियसली अपनी भी कुछ चीज़ों को बेचेंगे। तो रिटर्न में जो रोमन्स जो हमारे ट्रेड करते थे हमारे साथ, वो वाइन करते थे, है ना। इसके अलावा वाइन रखने वाला जो जार होता है, आप लोगों को पता होगा, डबल हैंडल जार होता है ना, वो। इसके अलावा कई और तरह के जो पॉटरी है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे। बहुत सारा इस टाइप का पॉटरी जो है, इस टाइप का जो पॉट्स हैं,
जो एम्फोरे हैं वो सब एक्सकेवेशन में मिला है। जो तमलुक रीजन है, साइट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से, और जो अरिकमेडू जो पोर्ट टाउन था है ना पौंडीचेरी के पास है ना, वहाँ से उन सब के एक्सकेवेशन में बहुत तरह का पॉटरी जो कि रोमन एम्पायर से बिलोंग करता है वो देखने को मिला है। इसके अलावा कई सारे सेवरल अदर साइट्स साउथ इंडिया में, बहुत सारे अलग अलग सेटलमेंट्स एक्सकेवेशन साइट से भी देखने को मिला है। और बहुत सारा जो रोमन गुड्स है वो गुवाहाटी तक हम लोगों को देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि जो ट्रेड था वो कितना वास्ट होगा। आप सोचिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर तरफ रोमन एम्पायर के गुड्स हम लोगों को एक्सकेवेशन में मिले हैं। तो मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे ट्रेड होता था। जो लेड है, जो कि जिसका क्वाइन बनाया जाता था सतवाहनास के एम्पायर में, वो जो है वो इंपोर्ट किया जाता था रोम से क्वाइल्ड स्ट्रिप्स के फॉर्म में। कह सकते हैं कि लेड के स्ट्रिप्स होते थे और उनका क्वाइल्ड बना हुआ होता था। जैसे अभी हम लोग देखते हैं जो वायर हैं उन सबको एक्सपोर्ट करते हैं क्वाइल्ड फॉर्म में। जो पतले पतले थिन, अगर आपको कुछ मेटल्स चाहिए वो भी क्वाइल्ड स्ट्रिप्स के फॉर्म में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जो अब देखिए हुआ क्या ना कि इस टाइम पे एक बहुत ही मेजर इवेंट हुआ। जो रोमन एम्परर थे ट्राजन, उन्होंने क्या किया कि मेसोपोटामिया को जीत लिया। मेसोपोटामिया को जीतते ही, ये 115 AD की बात है, मेसोपोटामिया को जीतते ही इसको रोमन एम्पायर का प्रोविंस बना दिया। और इसके अलावा जो मस्कट रीजन उन्होंने कॉन्कर किया था, तो उसके साथ साथ उन्होंने पर्शियन गल्फ को अच्छे से कह सकते हैं कि एक्सप्लोर भी किया और ट्रेड रूट्स भी देखे। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो ट्रेड था वो और फैसिलिटेट कर गया, मतलब और बढ़ गया। तो ट्रेड में फैसिलिटेशन की वजह से क्या हुआ कि हम लोगों को अफ़गानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोमन एम्पायर का जो है आर्टिफैक्ट्स है, जो कह सकते हैं पॉटरीज़ हैं, वो सब देखने को मिलता है। जैसे कि एक साइट है बेगराम, जो कि काबुल के 72 किलोमीटर नॉर्थ में है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लास जार्स जो कि इटली, इजिप्ट और सीरिया में बनाए गए हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारा बॉल्स, ब्रॉन्ज स्टैंड्स, स्टील यार्ड्स, वेट्स जो कि वेस्टर्न में मेज़रमेंट के लिए यूज़ होते होंगे वो, इसके अलावा छोटे छोटे ग्रेको रोमन ब्रॉन्ज स्टैचूज़, ये सब देखने को वहाँ पे मिला है। इसके अलावा और भी जैसे कि जग्स हैं और बहुत सारे बर्तन हैं जो कि एल्बेस्टर के बने हुए, वो भी वहाँ पे पाए गए हैं। तो ये दिखाता है कि जैसे ही रोमन एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ, मेसोपोटामिया को जीत लिया गया, तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। और जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, अफ़गानिस्तान वाला पार्ट है, वहाँ से रोमन एम्पायर का ट्रेड और बढ़ गया। तक्षशिला जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सकते हैं कि मीटिंग पॉइंट था दो ट्रेड रूट्स का। तो ऑब्वियसली जब ये ट्रेड हो रहा होगा तो उसमें भी हम लोगों को, अगर तक्षशिला के एक्सकवेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिली तो फिर तक्षशिला को कैसे हम एक इम्पॉर्टेंट टाउन घोषित किए। तो जो तक्षशिला था, जिसको अभी हम लोग सरकाप के नाम से जानते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, उसका हिस्सा है, उसके अंदर आता है। उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है जो ग्रेको रोमन स्टाइल का जो स्कल्पचर है, ब्रॉन्ज का स्कल्पचर, उसका सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया, जितना भी इस रीजन में पाया गया, अफगानिस्तान और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का और जो पाकिस्तान का रीजन है, इसमें जितना भी है ना ये रोमन एम्पायर का जितना भी स्कल्पचर्स देखा गया है, उसमें सबसे बढ़िया स्कल्पचर्स जो है वो तक्षशिला में ही देखने को मिला है। इसके अलावा कई सारे सिल्वर के बने हुए ऑर्नामेंट्स, कई सारे ब्रॉन्ज के पॉट्स, जार, और जो रोमन एम्परर टाइबेरियस थे उनके द्वारा इशू किया गया कॉइन्स भी देखने को मिला है। तो ये तक्षशिला की बात थी। अब एक पॉटरी है, बहुत ही फाइन पॉटरी है, बहुत ही बेहतरीन पॉटरी है, वो जिसका नाम है एरेटाइन पॉटरी। और एरेटाइन पॉटरी की खासियत ये है कि हम लोगों को साउथ इंडिया के एक्सकेवेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, रेगुलरली मिलता है। जो इस रीजन, इस लेयर का जो कह सकते हैं कि जो साइट्स के इस लेयर में ये पॉटरी ज़्यादा को देखने मिलता है साउथ इंडिया में। लेकिन जब हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट में देखते हैं या वेस्टर्न इंडिया में देखते हैं या अफ़गानिस्तान में देखते हैं, तो रोमन एम्पायर का ये पॉटरी हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल का ट्रेड ऑब्वियसली एस्टैब्लिश नहीं हुआ मेसोपोटामिया को जीतने के बाद, जितना कि साउथ इंडिया के साथ था। लेकिन हाँ, फिर भी एक ट्रेड में ग्रोथ आया। अब
ये इसमें जिस भी चीज़ों का ट्रेड हुआ है आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि इंडिया ज़्यादातर चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा था। इंडिया वाज, है ना, एन एक्सपोर्टर, ना कि वो इम्पोर्टर था। बहुत कम चीज़ें ले रहा था, दे रहा था ज़्यादा। तो ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट करेगा तो बदले में मनी आएगा। और उस टाइम में जो रोमन एम्पायर था वहाँ गोल्ड कॉइन्स चलता था। तो यहाँ से पेपर भेजा जा रहा है, मसाला भेजा जा रहा है, हाथी के दांत का बना हुआ सामान भेजा जा रहा है, बदले में सोने के सिक्के आ रहे हैं। तो इंडिया जो है वो टोटल गेनर था इस ट्रेड में। इंडिया को कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा था। तो इंडिया जो है ये मोस्टली इम्पोर्ट ही करता था और बदले में गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स मिलता था इसे। तो हम लोग देखते हैं कि ऑलमोस्ट 6000 जो है गोल्ड और सिल्वर जो है रोमन कॉइन्स अब तक हम लोगों को देखने को मिला है अलग अलग जगह के एक्सकवेशन में। और जो रोमन राइटर हैं प्लाइनी हिस्टोरियन है, उन्होंने जो अपनी बुक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री, लैटिन में लिखी है 22 AD के अराउंड, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि रोम जो है उसमें से गोल्ड जो है वो निकला चला जा रहा है ट्रेड की वजह से। इंडिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसकी वजह से रोमन जो है ड्रेन्ड आउट हो रहा है गोल्ड से। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा एग्जैजरेटेड फॉर्म में लिखे होंगे, लेकिन हम लोगों को उसी टाइम के आसपास जो है बहुत सारा कंप्लेंट्स भी, मतलब रोमन एम्पायर में बहुत सारा कंप्लेंट्स भी देखने को मिल रहा है जहाँ पे कहा जा रहा है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं पेपर को ख़रीदने में, इंडियन कटलरी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा कॉइन्स है वो ट्रेड के थ्रू इंडिया में चला जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रोमन एम्पायर को एट द एंड जो ट्रेड है इंडिया के साथ उस पर बैन लगाना पड़ता है। पेपर और जो स्टील गुड्स है, कटलरी के गुड्स हैं, उस पर टोटल बैन कर देना पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया का मनी इकोनॉमी। तो देखिए क्या हुआ कि ट्रेड की वजह से बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे आए। अब जो गोल्ड कॉइन्स थे, रोमन गोल्ड कॉइन्स बहुत अच्छे प्योरिटी के थे, तो ऑब्वियसली उनकी वैल्यू ज़्यादा थी। और कई बार जो बिग ट्रांजैक्शन थे उनमें वो सर्कुलेट भी किया गया, जैसे आया वैसे सर्कुलेट किया गया। लेकिन ये सोचना या ये कहना गलत होगा कि जो कुशन एम्पायर था जिसने लार्ज अमाउंट में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, तो जो कुशन गोल्ड कॉइन्स थे वो इन्हीं रोमन गोल्ड कॉइन्स को पिघला के और फॉर्म को बदल करके, है ना, मिंट कर करके अलग अलग जो है उन्होंने कॉइन्स बनाया अपना। ये कहना गलत होगा क्योंकि उस टाइम पे कुशन्स जो हैं उनको देखिए सोना 3 जगहों से प्राप्त हो सकता था। एक तो वो गोल्ड को सेंट्रल एशिया के रीजन से ला सकते थे क्योंकि वहाँ भी उनका रूल था। कर्नाटक से के जो कोलार कह सकते हैं जो गोल्ड फील्ड्स थे वहाँ से भी वो मंगवा सकते थे। और जो झारखंड का धलबुम का जो गोल्ड माइंस है वहाँ से भी वो ला सकते थे। तो हम ये कह नहीं सकते कि कंप्लीट जो है वो रोमन गोल्ड कॉइन्स को ही फॉर्म को बदल करके अपना गोल्ड कॉइन निकाले, क्योंकि उनके पास 3 और ऑप्शंस थे। तो और ये भी कह सकते हैं कि इतना भी ज़्यादा ट्रेड नहीं था कि पूरा का पूरा एम्पायर का जो कह सकते हैं गोल्ड कॉइन्स था वो रोमन के एम्पायर के साथ ट्रेड में आए हुए गोल्ड कॉइन से ही पूरा हो जाए। तो ये कहना गलत होगा। बहुत बड़ा हिस्सा कह सकते हैं कि वो इन तीनों में से या तो किसी एक से होगा या तीनों में से थोड़ा थोड़ा गोल्ड निकाल करके वो गोल्ड कॉइन्स को इशू करते होंगे। हाँ, लेकिन ये है कि जब रोम के साथ कांटेक्ट हुआ तो इससे पहले जो गोल्ड कॉइन्स निकाल रहे थे वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे क्वालिटी के नहीं थे और ना ही बहुत कह सकते हैं कि शेप में या दिखने में बहुत अच्छे टाइप के थे। लेकिन जैसे ही रोम के साथ कांटेक्ट हुआ तो जो कुशन्स थे उन्होंने दिनार टाइप गोल्ड कॉइन्स निकालना स्टार्ट कर दिया, जो कि गुप्ता रूम में हम लोगों को बहुत सारा देखने को मिलता है। परफेक्टली शेप्ड होता है, अच्छा होता है और देखने में खूबसूरत और क्वालिटी वाइज भी बढ़िया होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी जैसे 24 कैरेट नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो यूज़ नहीं हो सकता एज अ मेटल मनी। तो ये तो वो बिग ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन जो डे टू डे ट्रांजैक्शन था मैंने पहले ही बताया, वो लेड के, ब्रॉन्ज के, पॉटिन के और कॉपर के बनाए हुए जो मेटल मनी था उसमें हुआ करता था। कुशन्स जो थे उन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स को इशू किया। नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जितने भी एम्पायर हुए थे अब तक में सबसे ज़्यादा जो है कॉपर कॉइन्स सबसे ज़्यादा कुशन्स ने ही इशू किया था। कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन्स जो थे वो सिर्फ जो लार्ज एम्पायर्स थे कुशन्स के, सतवाहनास के, वही नहीं यूज़ हो रहे थे। इसके अलावा जो कई सारे जो
इंडिजीनियस डायनेस्टीज़ थे वो भी इनको इशू कर रही थी और वो भी लार्ज क्वांटिटीज़ में इनको चला रही थी। जैसे कि नागास थे जो कि सेंट्रल इंडिया में रूल करते थे, ये भी कॉपर और ब्रॉन्ज के कॉइन्स इशू किए हुए थे। योध्यास थे जिनका जो राज था वो ईस्टर्न राजस्थान और उसी के आसपास हरियाणा और पंजाब और यूपी के उसी मतलब ईस्टर्न राजस्थान से जुड़े हुए जो इन तीनों स्टेट के पार्ट्स थे वहाँ तक उनका रूल था। इसके अलावा जो मित्रास थे जो कि कौशाम्बी, मथुरा, अवंती और अहिच्छत्रा जिसको बरेली कहते हैं वहाँ रूल करते थे। तो इन तीनों इंडिजिनस जो डायनेस्टीज थे उन्होंने भी काफ़ी बड़े अमाउंट में कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन्स को इशू किया था। तो हम लोग देख रहे हैं कि देखिए कितना डीपली पेनिट्रेट किया कर चुका है जो मनी इकोनॉमी है वो कॉमन पीपल के लाइफ में। तो जो टाउन्स के जो कॉमन पीपल थे उनके लाइफ में इतना ज़्यादा महत्व हो गया मनी इकोनॉमी का कि अब देखिए जैसे किसी भी टाउन में अगर मनी इकोनॉमी आ जाता है, मनी की वजह से एक्सचेंजेस हो जाते हैं तो वो टाउन जो है बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। और मनी के डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है कि फिर क्राफ्ट्स भी डेवलप करते हैं, अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स होते हैं। पहले क्या होता है कि मान लीजिए आप एक पलंग बना के दे रहे हैं, बदले में आपको कुछ और मिल रहा है, ना कि मनी मिल रहा है कि आप उससे कुछ और खरीदें। जैसे कि मान लीजिए आपने पलंग बना के दिया, आपको चावल मिला, ठीक है आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, लेकिन अगर आपको उसके बदले मनी मिलता तो आप कुछ चावल खरीदते, कुछ अलग अलग चीज़ें खरीद रहे होते अपनी चॉइस के हिसाब से। तो मनी इकोनॉमी की वजह से क्या होता है कि परफेक्ट आप रेट भी फिक्स करते हैं हर चीज़ों का, तो आर्ट और क्राफ्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो जो ये मनी इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप हुआ है ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो उस टाइम में ग्रोथ हुआ था आर्ट एंड क्राफ्ट का उसके साथ ये फिट बैठता और ट्रेड को भी फैसिलिटेट करता है क्योंकि आपके पास एक मनी है जिससे आप एक्सचेंजेस कर सकते हैं। तो ये ट्रेड को, इसके अलावा आर्ट को, क्राफ्ट को बहुत अच्छे से डेवलप करने में एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रोल निभाया मनी इकोनॉमी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में, जो एंशिएंट इंडिया में जो नए नए टाउन्स डेवलप हो रहे थे उनके बारे में। जो इम्पोर्टेंट टाउन्स थे नॉर्थ इंडिया के वो थे वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा और इंद्रप्रस्थ। अब ये सब हम लोगों को कहाँ से मिलता है, मतलब कहाँ से पता चलता है, तो ये हम लोगों को जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं, है ना, चाहे वो ब्राह्मणिक टेक्स्ट हो जाएं या बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो जाएं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी टेक्स्ट हैं जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स यहाँ पे आए थे नॉलेज लेने की वजह से के खातिर, तो उन्होंने भी कुछ यहाँ के बारे में लिखा, तो उनसे भी कई सारे टाउन्स के बारे में पता चलता है। जो ज़्यादातर जो टाउन्स थे नॉर्थ में वो कुषाण पीरियड के अंदर ही, जब कुषाण रूल कर रहे थे उन्हीं के अंदर ही ये फ्लरिश किए थे ज़्यादातर जो ये नॉर्थ इंडिया के जो टाउन्स हैं। और ये कब हुआ था, 1st एंड 2nd सेंचुरीज़ में, और ये एडी की बात है। एक्सकेवेशंस, अब ये कैसे पता चलता है, तो हम लोग जब एक्सकेवेशन करते हैं तो हम लोगों को कंस्ट्रक्शंस जो देखने को मिलता है कुषाण एज का वो सुपीरियर कंस्ट्रक्शन है। इवन कई जगहों पे जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो गुप्ता एम्पायर के गुप्ता का जो रूल था उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुआ उससे भी अच्छा है। तो जो सुपीरियर कंस्ट्रक्शन ये बताता है कि इस टाइम में टाउन्स बहुत अच्छे से फ्लरिश किया होगा। कई सारे साइट्स हैं बिहार में जैसे कि चिरांद, सोनपुर और बक्सर। इसके अलावा ईस्टर्न यूपी के साइट्स हैं जैसे कि खैराडी, मसन, ठीक है, ये सब जो है ये टाउन्स थे और ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस कह सकते हैं कि फेज़ देखे कुषाण के अंदर। यूपी के कुछ टाउन्स थे जैसे कि सोगोरा, भीटा, कौशाम्बी, श्रृंगावेरापुर, इसके अलावा अतरंजी, खेरा, ये सारे भी कुषाण के अंदर ही बहुत ज़्यादा डेवलप किए, प्रॉस्पर हुए। जो कुषाण पीरियड का जो बहुत ही बढ़िया ब्रिक वर्क है हम लोगों को कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है ना, वो दो जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलता है, एक है श्रृंगावेरापुर और एक चिरांद। इन दोनों जगहों पे ये जो ब्रिक वर्क है बहुत बढ़िया और बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे से डेवलप किया हुआ देखने को मिलता है। तो ये बताता है कि ये दो जगह जो है ये कुषाण के अंदर ज़्यादा प्रॉस्परस कह सकते हैं कि फेज़ को देखे थे। सौंग जो जगह है मथुरा में एक साइट है, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को 7 लेवल्स जो हैं कुषाण फेज़ के देखने को मिले हैं। 7 लेवल्स, आप समझिए कि कितना बढ़िया डेवलपमेंट हुआ, किस लेवल का मतलब किस स्तर का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था टाउन्स का, जबकि गुप्ता फेज़ का एक ही लेयर देखने को मिलता है। अब मथुरा जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था है ना आर्ट और क्राफ्ट का, वहाँ पे कुषाण फेज़ के 7 लेयर्स हैं, 7 लेवल्स हैं टाउन्स के, और जो गुप्ता फेज़ है वहाँ पे एक ही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 7 गुना डेवलपमेंट हुआ।
जलंधर का जो साइट है, इसके अलावा लुधियाना और रोपर का जो साइट है पंजाब में, और कई सारे साइट्स जो हरियाणा में हैं, ये बताता है कि कुशन के कंस्ट्रक्शन जो थे वो बहुत अच्छे क्वालिटी के थे। कई जगहों पे, कई सारे साइट्स में, इन सब में से ये भी देखने को मिला है जो गुप्ता पीरियड के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पुअरली बिल्ट हैं, जबकि वो यूज़ क्या किए हैं, इसी कुशन पीरियड के जो ब्रिक्स थे उन्हीं को यूज़ करके उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो घटिया बनाया। तो कह सकते हैं कि हम लोग एक महल को तोड़ करके उन्हीं के चीज़ों को इस्तेमाल करके एक झुग्गी झोपड़ी बना लें। तो उस तरीके का डेवलपमेंट गुप्ता पीरियड में हम लोगों को देखने को मिला। तो कुशन के टाइम पे जो डेवलपमेंट हुआ वो गुप्ता पीरियड के डेवलपमेंट से भी बढ़िया था। कुशन्स जो थे, सिर्फ ऐसा नहीं कि कुशन्स में ही अर्बनाइजेशन देखने को मिला, कुशन्स के अलावा शाकाज जो मालवा, जिनका रूल मालवा और वेस्टर्न इंडिया में था, उनके अंदर भी ये जो अर्बनाइजेशन था वो पीक पे था। अब एक चीज़ देखिए, पहले ही बताया कि इम्पॉर्टेंट टाउन उज्जैन था क्योंकि वहाँ पे 2 रूट है, ठीक है। तो ये नोडल पॉइंट था 2 रूट का, एक जो कौशाम्बी वाला मैंने बताया था आपको पहले, है ना, और दूसरा जो था वो मथुरा से कनेक्ट करता था। अब ये इम्पॉर्टेंट टाउन था और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं था कि ये नोडल पॉइंट था 2 रूट का, कौशाम्बी और मथुरा से आने वाले रूट का। इसके अलावा एक और वजह थी इसके इम्पोर्टेंस का कि ये एक्सपोर्ट करता था अगेट को, जेस्पर को और कार्नेलियन स्टोन्स को। ये तीनों जो हैं ये सेमी प्रीशियस कह सकते हैं कि स्टोन्स हैं, जिनसे बीड्स बनाया जाता था, मालाएं बनाई जाती थी अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस के, ठीक है। और ये तीनों जो स्टोन्स थे, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये हम लोगों को उस टाइम पे सिप्रा रिवर के जो कह सकते हैं बेड है, वहाँ पे आसानी से प्लेंटी, मतलब बहुत सारा रहता था, तो वहाँ से आसानी से वो लोग निकालते थे और फिर उसको एक्सपोर्ट करते थे। ये 2 वजह से फेमस था, एक तो ये नोडल पॉइंट था 2 रूट्स का, और दूसरा ये जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे बीड्स बनाने के लिए, उनको एक्सपोर्ट किया करता था। तो हम लोगों ने देखा कि जो टाउन्स थे वो शाकाज और कुशन्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे थे। इतना ही नहीं था, सतवाहनाज का जो रीजन था वहाँ भी बहुत सारे टाउन्स जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल से डेवलप किए थे, जैसे कि तगर, जिसको अभी हम लोग तेर कहते हैं। तो ये जो तगर और या तेर का रीजन है जो कि ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना, ये, इसके अलावा पैठान, धनिया कटका, अमरावती, नागर जुनकोंडा, ब्रोच, सोपारा, अरिकामेडू और कावेरीपट्टनम, ये प्रॉस्पेरस टाउन्स थे सतवाहना किंगडम के। अब देखिए, ये जो क्या कहते हैं, सतवाहना किंगडम को हम लोग देख सकते हैं कि 3 भाग में एक तरह से हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक तेलंगाना वाला रीजन जो था, उसमें जो टाउन्स थे वो जो कोस्टल आंध्रा के अंदर जो रीजन्स आते थे, जो टाउन्स थे, है ना, उनसे पहले ओरिजिनेट हुआ था। लेकिन सबसे पहले जो ओरिजिनेट हुआ था वो वेस्टर्न महाराष्ट्र के, मतलब सतवाहनाज का जो रीजन था वेस्टर्न महाराष्ट्र पे, वहाँ पे जो टाउन्स थे वो सबसे पहले डेवलप हुए, फिर तेलंगाना वाले रीजन वाला डेवलप हुआ, और फिर सबसे आखिरी में कोस्टल आंध्रा में टाउन्स डेवलप हुए। और जो तेलंगाना में जो टाउन्स डेवलप हुए वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो टाउन्स डेवलप हुए उससे बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे गैप 100 साल के बाद डेवलप हुए, तो कह सकते हैं कि कुछ साल के अंदर ही दोनों जगहों पे डेवलपमेंट हुआ टाउन्स का, और कोस्टल आंध्रा थोड़ा लेट से डेवलप हुआ। तो ये था सतवाहना की बात। अब एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि मैंने कुशन की बहुत तारीफ़ की कि कुशन के अंदर जो है वो टाउन्स बहुत बढ़िया से कह सकते हैं कि प्रॉस्परस फेज़ में थ्राइव कर रहे थे। वो ऐसा क्यों कि जो पंजाब में और जो वेस्टर्न यूपी का, हरियाणा का, ये सब का जो पार्ट था, यहाँ पे जो कुशन के टाउन्स डेवलप हो रहे थे वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि कुशन का जो पावर था, जो कह सकते हैं पॉलिटिकल पावर था, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही उनका सेंटर था। और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो रीजन है, इसमें ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि उत्तर पथ इधर से गुजरता है, और उत्तर पथ इधर से गुजरता है मथुरा से तक्षशिला तक, है ना। तो यहाँ से गुजरता है, तो इन्होंने क्या किया कि इस रूट को सिक्योर किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया इस रूट को, तो ट्रेड बढ़ा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी बढ़ेगी तो टाउन्स प्रॉस्परस होंगे। तो खैर, ये तो हो गई किस तरीके से टाउन्स डेवलप हुए थे। अब देखिए, शुरू में मैंने हिंट बता दिया कि जैसे ही ट्रेड घटेगा और वैसे ही डिक्लाइन हो जाएगा टाउन्स का। तो जो कुशन एम्पायर था, जैसे ही कुशन एम्पायर ख़त्म हुआ 3rd सेंचुरी एडी में, तो इसके साथ साथ जो इसके टाउन्स थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। ये थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ख़त्म हुआ, ये ट्रेड की वजह से, ट्रेड का भी असर था लेकिन ये पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा ख़त्म हुआ।
इसके अलावा जो डेक्कन के जो टाउन्स थे, डेक्कन के टाउन्स किसी मेजर पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से या किसी फॉरेन पावर की वजह से डिक्लाइन नहीं किए, बल्कि जो डेक्कन के टाउन्स थे वो इसलिए डिक्लाइन किए क्योंकि रोमन एम्पायर जो है उसने इंडिया के साथ ट्रेड पे बैन कर दिया। तो बैन करते ही डेक्कन के टाउन्स सिर्फ और सिर्फ इनका जो इकोनॉमी का मेजर पार्ट था वो था ट्रेड। जैसे ट्रेड बंद हुआ, इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट बंद हो गया और धीरे धीरे डेक्कन के सारे टाउन्स डिक्लाइन कर गए। तो इस तरीके से ये एक जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रॉस्परस फेज़ था अर्बनाइजेशन का, क्राफ्ट्स का, ट्रेड का और इकोनॉमी का धीरे धीरे एंड हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। If you learned something, please do like and share this video and subscribe to my channel.